भाग 15। कबीर रूम में आईने के सामने खड़े होकर रेडी हो रहा तो रिद्धिमा उस पर एक नजर डालकर बोली, यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम। कबीर उसकी तरफ घूमते हुए बोला, मैं पैदाइशी हैंडसम हूँ। रिद्धिमा सोफे पर बैठे हुए अपना मुंह बनाकर बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं। कबीर अपना पर्स और कार की चाबी उठाते हुए बोला, वैसे तुमने ये तो अब तक नहीं बताया कि तुम्हें कहाँ जाना है। रिद्धिमा एक्साइटेड होते हुए बोली, चलो होटल पैराडाइज चलते हैं। होटल का नाम सुनकर कबीर के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। ओके चलो। रिद्धिमा उठकर उसके पास आती है और उसका हाथ पकड़कर चलने लगती है। वो दोनों रिद्धिमा के फेवरेट होटल में जाते हैं। असल में वो होटल कबीर का ही होता है, जिसके बारे में रिद्धिमा नहीं जानती थी। वो दोनों होटल में अंदर जाते हैं। वहाँ का मैनेजर कबीर के पास आता है और कहता है, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सारी तैयारियां हो गई? यस सर, जैसा आपने कहा था वैसा कर दिया है। आप पूल साइड आइए, आपके लिए टेबल वही लगाई है। ये कहकर वो रिद्धिमा का हाथ पकड़कर मैनेजर के साथ पूल साइड चला जाता है। रिद्धिमा जैसे ही वहाँ देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। पूल साइड पूरा ही खाली होता है क्योंकि यह रिद्धिमा के लिए कबीर ने करवाया था। चारों तरफ बहुत ही अच्छी डेकोरेशन होती है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और एक्साइटमेंट में उसके गले लग जाती है। उसकी इस हरकत पर कबीर अचकचा जाता है और उन दोनों को इस तरह से देखकर मैनेजर और बाकी का स्टाफ मुंह फेर कर खड़ा हो जाता है। कबीर उसके कान में बोला, रिद्धिमा क्या कर रही हो तुम? हम अपने बेडरूम में नहीं हैं। रिद्धिमा झट से उससे अलग होती है और फिर कहती है, तो क्या हुआ? हम हस्बैंड वाइफ है और एक दूसरे के गले लगना कोई क्राइम नहीं है। फिर कबीर की तरफ देखते हुए बोली, देखा मैंने कहा था ना कि ये बहुत ही अच्छी जगह है। पसंद आई तुम्हें? कबीर उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है और हाँ में अपना सिर हिलाता है। वहाँ पर किसी को भी ना देखकर रिद्धिमा मैनेजर से बोली, सर क्या बात है, आज यहाँ पर कोई नहीं है। मैं तो आपकी रेगुलर कस्टमर हूँ, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि ये जगह खाली है। हमेशा तो अपनी बारी का वेट ही करना पड़ता था। लगता है आपका होटल अब कितना पॉपुलर नहीं रहा। मैनेजर हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, नहीं मैम, जैसा आप सोच रही हैं ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो आप और सर आने वाले थे, इसलिए हमने यह पूरा एरिया आपके लिए बुक कर दिया है। रिद्धिमा हैरानी से बोली, व्हाट? फिर वो कबीर को घूरने लगती है। कबीर बिना किसी भाव के बोला, रिद्धिमा अब हैरान होना बंद करो और तुम यहाँ डिनर करने आई हो तो प्लीज डिनर करते हैं। फिर मुझे कुछ काम भी है। फिर वह दोनों डिनर करते हैं, लेकिन रिद्धिमा को अभी भी यह बात समझ नहीं आती कि कबीर ने आखिर ऐसा क्यों किया है। डिनर करने के बाद वह थोड़ी देर पूल साइड पर घूम रहे होते हैं कि रिद्धिमा का फोन बजता है, जिसे वो जल्दी से काट देती है और फिर वॉशरूम के बहाने से कबीर से दूर होकर उसी नंबर पर कुछ देर बात करके कबीर के पास वापस आ जाती है। कबीर उसे गहरी नजरों से देखते हुए बोला, कहाँ रह गई थी? कितनी देर लगा दी तुमने? रिद्धिमा घबराते हुए बोली, कहीं नहीं, वो जरा वॉशरूम में जरा टाइम लग गया, बस इसलिए। फिर कुछ देर वहीं घूमने के बाद घर के लिए वापस निकल जाते हैं। रात को रिद्धिमा बोली, कबीर मुझे ये बात समझ नहीं आई कि वहाँ पर तुम्हें इतना वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा था और तुम्हें डिनर करने के लिए वो पूरा एरिया बुक करने की क्या जरूरत थी? हमें बस डिनर ही तो करना था। तो कबीर बोला, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि लोग वहाँ मुझे देखें और हम लोगों के डिनर टाइम में कोई भी प्रॉब्लम हो। क्यों तुम कोई सेलिब्रिटी हो क्या जो लोग तुम्हें आकर डिस्टर्ब करते?
अब तुम जैसे कम दिमाग वाली लड़की से ऐसी ही बातों की उम्मीद की जा सकती है। मेरे साथ रहकर भी मुझे अब तक नहीं जान पाई हो तुम। कभी गूगल चेक करोगी तो पता चल जाएगा कि मैं कितना पॉपुलर हूँ। सेलिब्रिटी नहीं हूँ, फिर भी किसी सेलिब्रिटी से कम भी नहीं हूँ। अगर वहाँ पर पब्लिक होती ना, तो वहाँ पर मुझे सेल्फी लेने से ही फुर्सत नहीं मिलती। डिनर करना तो बहुत दूर की बात रही। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तुम्हें बता दूं कि वह होटल कपूर एंड ग्रुप का ही हिस्सा है। यह सुनकर रिद्धिमा की आंखें हैरानी से फैल जाती है। वो हकलाते हुए बोलती है, मतलब कि तुम उस होटल के ओनर हो? जी हाँ। शुक्र है देर से ही तो सही, लेकिन तुम्हें बात समझ तो आ गई। रिद्धिमा सीरियस होकर उसे शक की नजरों से देखते हुए बोली, और कितने राज हैं जो तुमने छुपा रखे हैं कबीर? और ऐसी कितनी बातें हैं जिनके बारे में मैं अब तक नहीं जानती? कबीर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए बोला, सच जानना चाहती हो तो सुनो। ऐसा बहुत कुछ है जो तुम मेरे बारे में नहीं जानती हो, और जब तक मैं ना चाहूं तब तक तुम्हें वह पता भी नहीं चलेगा। इसलिए बेहतर होगा तुम इस बारे में ना सोचो। फिर थोड़ी देर बात करके वो दोनों सोने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर में कबीर उसे अपने आगोश में लेकर सो जाता है, लेकिन रिद्धिमा की आंखों में नींद नहीं होती। वो अपनी आंखें खोलकर कबीर का चेहरा गौर से देखने लगती है। रिद्धिमा अपने मन में बोली, सोते हुए यह खड़ूस कितना क्यूट लगता है। कोई कह ही नहीं सकता कि यह वही कबीर कपूर है जो पूरा दिन सड़ा सा मुंह लेकर घूमता रहता है। सच में एक छोटा सा मासूम सा बच्चा लगता है, लेकिन कुछ पलों में ही उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आ जाते हैं। उसकी आंखों में भी गुस्सा उतर आता है। कितना शरीफ बनता है ये दुनिया के सामने, इसकी हकीकत तो कोई भी नहीं जानता। कौन कह सकता है कि इसने किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी? कौन कह सकता है कि यह किसी का कातिल हो सकता है? हाँ, कातिल। वो भी एक मासूम बच्चे का कातिल है ये, और ये कोई भी नहीं जानता कि वह बच्चा इसका खुद का था, जिसे इसने इस दुनिया में आने से पहले ही मार दिया। तुमने अपने बारे में सही कहा कबीर कि मैं तुम्हारे बारे में अभी कुछ भी नहीं जानती हूँ, लेकिन यह बस तुम्हारी एक गलत फहमी है, क्योंकि मैं तुम्हारी सच्चाई बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम कितने घटिया इंसान हो। अब तक तो तुम्हें मैं सिर्फ अपना गुनहगार समझती थी, लेकिन तुम तो ना जाने किस किस के गुनहगार हो। घुटन होती है मुझे तुम्हारे इतने करीब रहने से। सांस लेना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मुझे यह सब सहन करना पड़ रहा है, ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे किए हुए गुनाहों की सजा दे सकूं। बहुत शौक है ना तुम्हें सबसे, सबका सब कुछ छीनने का। तो अब बारी तुम्हारी है। तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी मैं, तुम्हारा वो ड्रीम प्रोजेक्ट भी, जैसे तुम औरों से आज तक छीनते आए हो। कहीं का नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें, मिस्टर कबीर कपूर। जब तुमसे तुम्हारी जिंदगी की सारी प्यारी चीजें दूर चली जाएंगी, तब तुम्हें एहसास होगा उस दुख का, उस दर्द का जो तुम आज तक सबके हिस्से लिखते आए हो। तुम बस देखते जाओ। यह सोचते सोचते ना जाने कब उसकी आंख लग जाती है। अगले दिन किसी ऑफिस के कैबिन में एक लड़का लैपटॉप को घूर रहा था, जिस पर एक वीडियो चल रही थी। वीडियो देखते ही उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है और उनमें गुस्सा उतर आता है। वो अपने मुंह पर हाथ रखकर कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यह सच नहीं है। तभी उस केबिन में किसी और की आवाज गूंजती है, ये सब सच है। पहला लड़का बोला, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि यह सब सच है। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फरेब। कौन कह सकता है
कि इतने मासूम चेहरे के पीछे इतना शैतानी चेहरा भी हो सकता है। वह ऐसा कैसे कर सकती है? वीडियो देखने के बाद लैपटॉप बंद करते हुए उस लड़के की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वो एक बार फिर बोला, तलाक दे दीजिए उसे और खत्म कीजिए इस सब को आज और अभी। झूठ और धोखे की हमारी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा कि वह ऐसा कैसे कर सकती है। उन्होंने एक बार भी यह करने से पहले ये नहीं सोचा कि अगर हमें इस बारे में पता चल गया तो उनका क्या अंजाम होगा। उसके केबिन में जो दूसरा आदमी था वह तिरछा सा मुस्कुराया। उसके एक हाथ में शराब का गिलास और दूसरा हाथ उसकी पैंट की जेब में था। उसने अपने गिलास से एक सिप लिया और दूसरे लड़के की तरफ मुड़ा। मुड़ते ही उस लड़के का चेहरा रोशनी में आया। ये था कबीर कपूर और केबिन में मौजूद वो दूसरा लड़का उसका छोटा भाई कुणाल कपूर। कुणाल बोला, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। बस हुआ उनका। कबीर बिना किसी भाव के बोला, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे कुणाल, करने दो उसे जो वो करना चाहती है। मैं भी तो देखूं कि वो ये सब को करने के लिए किस हद तक जा सकती है, किस हद तक गिर सकती है। मजा आ रहा है इस गेम में, चलने दो जो जैसा चल रहा है। उसे भी तो पता चलना चाहिए कि वह किसके साथ खेल रही है। यह कहते हुए वह एक बार फिर से तिरछा मुस्कुराया और फिर से वाइन पीने लगा। ये करते हुए वो बहुत ही डैशिंग और परफेक्ट बिजनेसमैन लग रहा था। कुणाल बोला, लेकिन भाई अगर उसने सच में वह प्रोजेक्ट आपसे छीन लिया तो? उसके धोखे की वजह से अगर आप हार गए तो कबीर बोला, इस गेम में हार और जीत किसकी होगी? ये तो उसी दिन तय हो गया था जब उसने इस गेम में कदम रखा था। मेरे साथ इतने दिन रहने के बावजूद भी उसे अभी तक ये समझ नहीं आया कि वह किसके सामने खड़ी है। वह लड़की जितनी मासूम है उतनी ही बेवकूफ भी है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि उसे कैसे टैकल करना है। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा और इस खेल में जीत तो मेरी ही होगी।